दोस्तों बाहर से देखने में साउथ कोरिया इस वक्त किसी भी इकोनॉमी की ड्रीम कंट्री लगती है, क्योंकि न सिर्फ ये दुनिया की 10वीं और एशिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है, बल्कि इसके साथ साथ वहाँ सैमसंग की या हुंडई एलजी जैसी कंपनीज ने भी अपनी शुरुआत की है और खुद का नाम पूरी दुनिया में फैलाया है। लेकिन इन सबके बावजूद भी बहुत से लोग साउथ कोरिया से खुश नहीं है और वो इसके पीछे कई कारण बताते हैं। लेकिन साउथ कोरिया की इकोनॉमी पूरी तरह से बर्बाद हो सकती है। साउथ कोरिया के बारे में ऐसा कुछ कहा जा रहा है। दोस्तों अगर साउथ कोरिया की सक्सेस को देखा जाए तो उनकी तारीफ करने के लिए काफी कारण मिल जाएंगे। अपने साइज के हिसाब से 1.8 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी काफी शानदार है और इसलिए $75,000 प्रति व्यक्ति आय उन्हें भारत से 16 गुना अमीर बना देती है। न सिर्फ वो इस समय ग्रो कर रहे हैं, बल्कि बहुत सारे ई एरियाज में डोमिनेटिंग पोजीशन पर भी है। जहां ताइवान सेमीकंडक्टर के मामले में नंबर 1 पर है, वही साउथ कोरिया दूसरे नंबर पर है। अमेरिका और चीन दोनों ही इस मार्केट में साउथ कोरिया से पीछे है और शायद काफी वक्त तक ऐसा ही रहेगा। साउथ कोरिया की अगर टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो दोस्तों आप इसे इस उदाहरण से समझ सकते हैं कि जो स्क्रीन एप्पल आईफोन में खुद यूज करता है उसे एप्पल नहीं बल्कि खुद सैमसंग ही बनाता है, जबकि मोबाइल के रेस में एक दूसरे के कॉम्पिटिटर है। इसके अलावा साउथ कोरिया के पास ग्लोबल ट्रांसपोर्टेशन में भी बहुत बढ़ोतरी है। साउथ कोरिया की ग्रोथ के पीछे एक्सपोर्ट का बहुत ही बड़ा फैक्टर रहा है, जिस वजह से हमेशा से ही साउथ कोरिया ने इसके इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी बहुत ध्यान दिया है। आपको बता दें कि आज दुनिया की टॉप बिल्डिंग्स कंपनी भी साउथ कोरिया से ही है और ग्लोबल ट्रेड की वैल्यू में जिसमें लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है वो उन्हें अमीर बनाई जा रही है। इसके साथ साथ साउथ कोरिया ने अपनी सॉफ्ट पावर भी दुनिया को दिखाई है और आज कोरियन सिनेमा, कोरियन टीवी सीरीज और कोरियन म्यूजिक की पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा डिमांड है। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, कोरियन प्लास्टिक सर्जरी इंडस्ट्री भी आज वर्ल्ड की लीडर बन गई है और कोरिया वो देश है जहाँ लोक संख्या के आधार पर सबसे ज्यादा प्लास्टिक सर्जरी करवाई जाती है। अब ये सुनकर समझ ही आ रहा होगा कि अगर सब कुछ इतना ठीक चल रहा है तो परेशानी कहाँ है। दोस्तों जैसे कि हमने आपको कहा था कि ऊपर से तो ये सब अच्छा लगता है, लेकिन साउथ कोरिया इस वक्त कई बेसिक और फंडामेंटल प्रॉब्लम से गुजर रहा है, जिसमें से सबसे बड़ी परेशानी है पॉपुलेशन। आज साउथ कोरिया फर्टिलिटी रेट 0.84 है, जो कि जापान से भी बहुत कम है और अभी के आंकड़े हमें ये बताते हैं कि 2070 में साउथ कोरिया के 50% लोग 65 की उम्र से ज्यादा के होंगे। जैसे जैसे बर्थ रेट गिर रहा है और लाइफ एक्सपेंसी बढ़ रही है, वैसे बूढ़ी होती जा रही है पॉपुलेशन। के लिए केयर करने वाले फैमिली मेंबर्स और सिटीजन की बहुत जरूरत होगी। अगर सरकार भी इनका ख्याल रखती है तब भी इनके लिए फंडिंग भी तो बढ़कर ही करनी होगी। अगर यही भी मान ली जाए कि इन बूढ़े लोगों को सरकार या फैमिली की फाइनेंशियल हेल्प भी नहीं चाहिए होगी, तो फिर भी इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर और बाकी तरह के लोगों की जरूरत होगी। अभी बहुत ही कम रह गए हैं। इनका एक सोल्यूशन रोबोट्स और ऑटोमेशन से मिल सकता है, लेकिन फिर भी साउथ कोरिया इकोनॉमी इंजन के बिना वर्कर्स को नहीं चला पाएगा। अब दोस्तों यहाँ तो अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में बर्थ रेट बहुत ही कम है, लेकिन वहाँ पर इमिग्रेंट्स को बुला लेते हैं जो उनकी वर्क फोर्स में आई कमी को पूरा कर देते हैं। लेकिन साउथ कोरिया और इमिग्रेंट्स दोनों का साथ बहुत ही अच्छा नहीं है। एशियन कंट्रीज होने की वजह से साउथ कोरिया के लोग भी बाकी देशों से आने वाले इमिग्रेंट्स को अपने देश में रखने के पक्ष में नहीं है। जो लोग नॉर्थ कोरिया से भागकर वहाँ आते हैं उन्हें भी कोरियन होने के बावजूद बहुत लो वैल्यू की जॉब करनी पड़ती है। दूसरी बात यह है कि अगर साउथ कोरिया फ्यूचर में इमिग्रेंट्स को आसान बना देता है तब भी बहुत परेशानी है, क्योंकि ज्यादातर देशों में कोरियन भाषा नहीं सिखाई जाती है और जो भी लोग अपना देश छोड़कर कहीं शिफ्ट हो जाते हैं तो साउथ कोरिया से ज्यादा किसी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज या फिर यूरोप के किसी देश को ज्यादा प्रिपेयर करते हैं। अगर इमिग्रेंट्स की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए तो एक और बड़ी समस्या साउथ कोरिया के सामने है, वो है उनका हाउसिंग मार्केट। जहाँ जब भी आपको घर चाहिए होता है तो या तो आप उसे खरीद सकते हैं या फिर रेंट पर ले सकते हैं। कुछ देशों में ऐसा भी है जहाँ सरकार की तरफ से आपको घर मिल जाता है, लेकिन साउथ कोरिया में घर लेने का एक चौथा तरीका भी है दोस्तों, जिसे वो चांसेस कहते हैं। इस सिस्टम में आप किसी का भी घर 70 से 80% प्राइस एक साथ मालिक को देते हैं तो और आप उस घर में फिक्स रेट के लिए रह सकते हैं। अब आप उस घर को छोड़ देते हैं तो सारा पैसा आपको वापस मिल जाएगा, यानी एक तरफ से रेंट फ्री आप इतने टाइम तक रह रहे थे। इस सिस्टम के पीछे का लॉजिक ये है कि जो पैसा आप खुद दे रहे हैं उसे वो घर का मालिक काफी प्रॉपर्टीज और बिजनेस में इन्वेस्ट कर देगा, यानी कि टेक्निकली उसे 0 इंटरेस्ट रेट पर लोन मिल गया, क्योंकि जब भी किराएदार जाएगा तभी उसे उतना ही कर चुकाना है जितना उनसे लिया था। उदाहरण के लिए हम मान लेते हैं कि एक घर का प्राइस 1 करोड़ रुपए है। जब कोई उस घर को रेंट पर लेने आएगा तो टर्न्स के अकाउंटिंग आप उससे 70 लाख रुपए ले लेंगे और इन 70 लाख से आप 3 नए घर लोन पर ले लेंगे। लोन पर लेकर उनकी डाउन पेमेंट दे सकते हैं
या फिर कोई नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि 4 साल बाद वो आदमी कहता है कि उसे घर नहीं चाहिए, अब आपको 70 लाख रुपए वापस करने हैं। वैसे तो अब तक आपने उतने पैसे कमा ही ले गए होंगे या आप उसे पैसे वापस कर देंगे, लेकिन अगर हम ये भी मान लेते हैं कि आपको कोई लॉस हो गया था या फिर आपके पास तुरंत उतने पैसे अवेलेबल नहीं है, तो आप उसी घर के लिए नए किराएदार ढूंढ सकते हैं। लेकिन 4 साल बाद घर का रेंट भी बढ़ गया होगा, इसलिए जो नया किराएदार आपको मिलेगा उससे आप 70 नहीं बल्कि 80 लाख चार्ज करेंगे, जिसमें से 70 लाख आप अपने पुराने किराएदार को देकर 10 अपने पास रख लेंगे। यही है चॉइसेस। दोस्तों, यह सिस्टम देखने में तो सही लगता है, लेकिन इसका एक बहुत ही बड़ा नुकसान भी है, क्योंकि यह सिस्टम सिर्फ तभी अच्छा काम करेगा जब तक प्रॉपर्टी के रेट बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर रियल एस्टेट सेक्टर में गिरावट आनी शुरू हो जाती है तो ये पूरा प्लान फेल हो सकता है, और इसका डर वहाँ की सरकार को भी है। एक दूसरी प्रॉब्लम जो इस सिस्टम के साथ है वो है ये सिस्टम तो रियल एस्टेट को काफी पॉपुलर कर देता है। एक फ्लैट या घर खरीदना आपके लिए एक फाइनेंशियल डिसीजन है, लेकिन देश के लिए ये बहुत बुरा होता है, क्योंकि अगर सभी लोग रियल एस्टेट में अपना पैसा सेव करके रखेंगे तो फिर बाकी इकोनॉमी में कौन इन्वेस्ट करेगा। इससे सारा बोझ बैंक और सरकार पर आ सकता है, जबकि एक हेल्दी इकोनॉमी में रियल एस्टेट सेक्टर की भूमिका बहुत कम होती है। आज ज्यादातर कोरियंस ने अपनी सेविंग्स घर और फ्लैट के रूप में सेव करके रखी हुई है, इस उम्मीद में कि उनके रेट हमेशा ही बढ़ते रहेंगे और जरूरत पड़ने पर वो उसे बेच देंगे। ये भी साउथ कोरिया के लिए चिंता की बात है। वहाँ की सारी इकोनॉमीज बड़ी बड़ी कंपनी द्वारा डोमिनेटेड है, जो मोनोपोली बन गई है। जैसे कि अगर आप वहाँ की सैमसंग ग्रुप को देखते हैं तो दुनिया भर को लगता है कि सैमसंग फोन और बाकी इलेक्ट्रॉनिक आइटम बनाता है, लेकिन कोरिया में सैमसंग सीमेंट से लेकर युद्ध के मैदान में इस्तेमाल टैंक तक को बनाता है, और वो टेक्सटाइल और इंश्योरेंस जैसे बिजनेस में भी है। वहाँ पर ज्यादा छोटी कंपनी और बड़े बॉन्ड्स के साथ कंप्लीट ही नहीं कर पाती है, और इसलिए उन्हें खरीद लिया जाता है। इसकी वजह है वहाँ की सरकार में करप्शन भी बहुत बड़े लेवल पर है, और इन कंपनीज के कई नुमाइंदे डायरेक्टली सरकार के कंट्रोल में ही रहते हैं। साउथ कोरिया का जॉब मार्केट भी काफी टफ है दोस्तों, और बच्चों को वहाँ रात रात पढ़ाई करनी पड़ती है ताकि अच्छे मार्क्स लाकर वो वहाँ के अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सके। इस कारण से बच्चों में भी सुसाइड रेट बढ़ रहा है। कई सारे लोग तो साउथ कोरिया को छोड़कर दूसरे देशों में सिर्फ इसलिए माइग्रेट कर रहे हैं क्योंकि वहाँ का कंपटीशन एनवायरनमेंट उनकी मेंटल हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। लेकिन फिर भी साउथ कोरिया एक प्रॉमिसिंग देश है, और आने वाले समय में वो किसी तरह इन समस्याओं को सुलझाने में कामयाब रहता है तो फिर मुमकिन है कि वो एशिया में चीन से भी आगे निकल जाएगा। साउथ कोरिया के पास डेवलपमेंट सपोर्ट से लेकर टेक्नोलॉजी और टैलेंट सब कुछ है, लेकिन क्या उनके पास इतनी पेशेंस है कि वो इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की तरफ ध्यान देना शुरू करे। आपको क्या लगता है दोस्तों कि अगर साउथ कोरिया इमिग्रेशन के रूल्स को रिलैक्स करता है तो क्या भारत के लोग कनाडा यूएस की जगह वहाँ शिफ्ट होना चाहेंगे? अपने राय हमें जरूर बताइएगा।